Hi, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSJ PG College Balod. This lecture is prepared for PGDCA second semester, subject Internet and Web Technology, Unit first Introduction to Computer and Hardware. This is a second lecture. In this lecture, we have covered organization of computer. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फंक्शनलिटी वाइज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साइज एंड स्पीड वाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है और उसमें कौन कौन सा यूनिट लगे होते हैं और वो यूनिट कैसे काम करता है। इसको यदि हम किसी डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें, एक बॉक्स के द्वारा, और उसी बॉक्स के द्वारा जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो एक्चुअल में दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर विच इज वर्किंग मॉडल। दैट मीन्स हाउ टू वर्क अ कंप्यूटर कैन बी डिपिक्टेड थ्रू द पिक्चर, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम में, यहाँ पर इनपुट दिख रहा है, दैट इज़ ए इनपुट यूनिट जहाँ से डेटा फीड किया जाता है। आउटपुट लिखा हुआ, दैट इज़ ए आउटपुट यूनिट जहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर CU लिखा हुआ, दैट इज़ ए कंट्रोल यूनिट। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और यहाँ पर मेन मेमोरी है और ऑक्सिलरी स्टोरेज है। तो इस प्रकार से यदि हम कंप्यूटर सिस्टम को स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ पर इतने कंपोनेंट्स मिलेंगे। ALU और CU को मिला के CPU बोला जाता है, ALU प्लस CU, दैट मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड CPU, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम देखते हैं एक एक पोर्शंस को कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जितने प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशंस है और लॉजिकल कंपेरिजन्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हम कंपेरिजन्स करते हैं ट्रू और फॉल्स के रूप में, वो ऑल द लॉजिकल ऑपरेशंस को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। दूसरा भाग ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है वो पूरे जो ऑपरेशंस है सिस्टम में, उस ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि कौन सा डिवाइस या इनपुट डिवाइस बोलें, चाहे आउटपुट डिवाइस बोलें, चाहे मेमोरी बोलें, ये CPU को डेटा जाएगा या CPU से डेटा जाएगा या मेमोरी से डेटा स्टोर करेंगे या मेमोरी में राइट करेंगे। जो हम प्रोग्राम ऑपरेशंस कर रहे हैं उस ऑपरेशंस को किस सीक्वेंस में परफॉर्म करेगा, ये ओवरऑल कंप्यूटर का जो कंट्रोल का काम है इस कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। मतलब जितने प्रकार के भी है, जैसे हम कोई माउस से हम क्लिक कर रहे हैं या हम कीबोर्ड से कोई डेटा को फीड कर रहे हैं या अपने आप मेमोरी से कोई डेटा ले रहा है या हमको जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं, तो इस प्रकार से जितने प्रकार के जो ऑपरेशंस है वो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमने पहले ही बताया है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ALU एंड कंट्रोल यूनिट। तो CPU ही को ही हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही सारा ऑपरेशंस किया जाता है, चाहे वो कंट्रोल करना हो चाहे कैलकुलेशंस करना हो। तो हर प्रकार के ऑपरेशंस के लिए CPU ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अंतर्गत हमने बताया कि दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट और आउटपुट यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसके द्वारा डेटा को कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है और वापस कंप्यूटर के में जो भी रिजल्ट है उसको हम आउटपुट यूनिट के द्वारा देखा जाता है। तो इनपुट यूनिट के द्वारा डेटा CPU में जाएगा या मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से CPU में जाएगा। आउटपुट यूनिट के द्वारा CPU का डेटा मेमोरी में जाएगा या मेमोरी से आउटपुट में जाएगा। तो इस प्रकार से
डेटा की जो कम्युनिकेशंस होता है, जो ट्रांसमिशन यदि हम बोल सकें, तो इनपुट और आउटपुट यूनिट के द्वारा सीपीयू के अंदर डेटा जाता है और सीपीयू से बाहर डेटा आता है। नेक्स्ट है जो मेमोरी यूनिट की यदि हम बात करें, तो मेमोरी यूनिट बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है डिजिटल कंप्यूटर में, जहाँ पर जो इंटरमीडिएट डेटा है या इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो मेमोरी में स्टोर होना होता है। जैसे यदि हम इनपुट यूनिट से कोई डेटा हमने रीड किया, तो रीड करेंगे तो वो डेटा कहाँ पर जाएगा, मेमोरी यूनिट में जाएगा, मेन स्टोरेज में जाएगा। और जब कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट भी टेम्परली कहाँ पर जाएगा, मेमोरी यूनिट में जाएगा। तो इस प्रकार से मेमोरी यूनिट जो होता है, वो डेटा हो चाहे इंस्ट्रक्शन हो, वो एक्सिक्यूट होने के पहले उस मेमोरी में स्टोर होता है। या हम बोलें कि प्रोसेस होने के पहले और प्रोसेस होने के बाद, जब भी कोई डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस होने के पहले और प्रोसेस होने के बाद मेमोरी में स्टोर होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर से रिजल्ट स्टोर होता है और प्रोसेस होने के पहले इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों स्टोर होते हैं। तो इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत जो अलग अलग कंटेंट हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फंक्शनलिटी वाइज। तो फंक्शन का मतलब होता है कि किस प्रकार से वो काम करता है, उसके बेस पे हम कंप्यूटर को डिफाइन टाइप में बताते हैं। तो सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर है और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स हम किसको बोलेंगे सॉरी, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है और एनालॉग डाटा होता है कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। जो उसका नेचर होता है वो कंटिन्यूअस नेचर में होता है, जहाँ पर कोई डिस्क्रीट हम सेपरेट नहीं कर सकते, 1 2 नहीं हो सकता, 1 के बाद और कुछ पॉइंट हो सकता है जो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। इस प्रकार के जो डेटा है उसको जो प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड बहुत हाई होती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। हम उसको ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते एनालॉग। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट वाली डेटा को कैलकुलेट करता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे एग्जांपल की यदि हम बात करें, एनालॉग कंप्यूटर थर्मामीटर है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होता है कि जो आप देखोगे टेम्परेचर मेजरमेंट करोगे तो 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 1 के और 2 के बीच में भी जहाँ पॉइंट नहीं रहेगा वहाँ पर तक भी आता है। एनालॉग क्लॉक है, जो पहले प्रकार की जो क्लॉक आती थी जो कंटिन्यूअस। स्पीडोमीटर है, गाड़ी की स्पीड हम जब चेंज करते हैं बढ़ाते हैं तो देखना का जो स्पीडोमीटर जो होता है वो 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो वो एक से सीधा 2 में नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। टायर प्रेशर है, टायर प्रेशर गेज, टायर में जो हवा अपन डालते हैं तो जो उसका मीटर जो दिखाता है कि कितना पाउंड का प्रेशर है। तो इस प्रकार से जो मेजरमेंट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर है। कुल मिला के यदि हम बात करें कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका नेचर कंटिन्यूअस हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो है एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स एक्चुअल में जो डिस्क्रीट क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे ऑन और ऑफ की यदि हम बात करें, ऑन ऑफ को हम 0 और 1 की हम बात करें तो यहाँ पर काउंटेबल फॉर्म है। तो ऐसे सिग्नल के बेस पे काम करता है जो काउंटेबल हो, और काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकें। पहले वाले में हमने देखा था कंटिन्यूअस था, जहाँ पर हम काउंट नहीं कर पा रहे, सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, और डिजिटल कंप्यूटर में हम काउंट कर सकते हैं। जैसे फिंगर से हम काउंट करना, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 2 3। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर होती हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जो कि काउंटेबल फॉर्मेट में ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो काउंटेबल फॉर्म में हो उसको कैलकुलेट कर सकता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर का रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट होगा यदि हम एनालॉग से कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर जो था वो कंटिन्यूअस मेजरमेंट के बेस पे था जहाँ पर एक्यूरेसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर काउंटेबल के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर एक्यूरेसी एनालॉग से अधिक होगी। स्पीड की यदि हम कंपेयर करें तो एनालॉग
से इसकी स्पीड कम होगी। इसका एग्जाम्पल है IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश, कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉच एक्सेट्रा। जो अभी आप देख रहे हो वो सब डिजिटल है, जहाँ पर 0 और 1 के फॉर्म में है। 0 का मतलब होता है नथिंग, 1 का मतलब होता है सम चार्ज। मतलब हम कहीं पर चार्ज करते हैं और अनचार्ज करते हैं तो चार्ज है मतलब 1 और चार्ज नहीं है वहाँ पर 0। इसी प्रिंसिपल पे डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। तीसरे प्रकार के यदि हम कंप्यूटर की हम बात करें तो वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स है। इनके दोनों फीचर्स को हम बेस्ट फीचर्स को हम कंबाइन करते हैं तब वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाता है। तो बेस्ट फीचर्स क्या है? देखिए, एनालॉग कंप्यूटर में जो बेस्ट फीचर था उसकी स्पीड थी, और डिजिटल कंप्यूटर में बेस्ट फीचर है उसकी एक्यूरेसी। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों फीचर्स कंबाइन हो जाता है, स्पीड और भी अधिक हो जाता है और उसकी एक्यूरेसी भी अधिक हो जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। और इस हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल यदि हम बात करें तो वे साइंटिफिक कैलकुलेशंस, डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम्स, रोबोटिक्स, इन सभी तरीके जगह पे हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हाई वॉल्यूम डेटा को भी हम कैलकुलेट करके प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग में बहुत बड़े डेटा होती है जिसको हम बहुत ही कम समय में उसको एनालिसिस करके हम बताते हैं कि आज पानी गिरेगा, कि आज बदली छाई रहेगी, कि सूरज निकलेगा। तो इस प्रकार से जो कैलकुलेशंस होती है वहाँ पर बहुत ही हाई वॉल्यूम डेटा होता है जिसको कम समय में बहुत ही एक्यूरेसी के बेस पे हमको रिजल्ट निकालना होता है, तब हम हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का मेन एग्जांपल यदि हम बात करें तो रोबोट्स है, जहाँ पर रोबोट्स में एनालॉग डेटा भी है क्योंकि वो हमारी बात को सुन सकता है, और हमारी बात जो है साउंड है वो एनालॉग सिग्नल होती है, वो देख सकता है, और जो बात करता है, जो मूवमेंट करता है वो उसका डिजिटल है, जो प्रोसेस होता है वो डिजिटल है। तो इस प्रकार से हाइब्रिड कंप्यूटर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो रोबोटिक्स है। जैसे पेट्रोल पंप पे भी जो डिवाइस यूज़ किया जाता है पेट्रोल भरने का, वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर है, क्योंकि वहाँ पर आप देखे होंगे कि जो पेट्रोल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज़ एनालॉग, और जो बिलिंग्स होती है, जो डिस्प्ले होता है वो डिजिटल होता है। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशंस है जो पेट्रोल पंप में यूज़ किया जाता है इस प्रकार से। और हार्ट बीट का मेजरमेंट करने वाला जो डिवाइस है, जहाँ पर MRI वगैरह यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सिग्नल तो होता है कंटिन्यूस फॉर्मेट में और मेजरमेंट किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में। तो इस प्रकार से जो डिवाइसेस यूज़ किया जाता है वो सारे डिवाइसेस हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, उसके साइज और स्पीड के बेस पे। तो यदि हम साइज़ की बात करें और स्पीड की बात करें तो हम पहले छोटे से बड़े साइज़ की तरफ जाते हैं और उसी प्रकार से उसकी स्पीड की बात करते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली जो है कंप्यूटर को 4 प्रकार में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर्स, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर्स, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, देखो माइक्रो कंप्यूटर बहुत से स्मॉलेस्ट और चीपेस्ट कंप्यूटर है, जो जनरली हम यूज़ बोलते हैं, इसको डेस्कटॉप भी कंप्यूटर भी बोल देते हैं माइक्रो कंप्यूटर को। जो भी कहीं होम में, स्कूल में, ऑफिस में, बिजनेस में, इन सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। इसकी साइज़ और इसकी स्पीड यदि हम मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर से की बात करें तो उससे बहुत ही छोटी साइज़ की होती है और कम स्पीड की होती है। और इसी प्रकार के जो माइक्रो कंप्यूटर का जो हम यूज़ करते हैं उसको डेस्कटॉप भी कंप्यूटर भी बोला जाता है। और यह पोर्टेबल कंप्यूटर है, मतलब हम इसको एक जगह से कहीं दूसरे जगह पे भी ले जाया जा सकता है और कहीं पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि डेस्क से दूसरे डेस्क में हम ले जाया जा सकता है, इसलिए वो पोर्टेबल है, और डेस्क में रख के हम काम करते हैं इसलिए उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप कुछ नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर का ही एक प्रकार ही है, जहाँ पर हम ऑफिस, बिजनेस, होम, जहाँ पर भी देखते हैं या जनरली जिस जगह पर जो भी कंप्यूटर को देखा जाता है या आप देखते हैं, वो एक सब एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर ही है, या हम उसको बोल सकते हैं डेस्कटॉप है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है इसमें माइक्रो कंप्यूटर से
उसकी साइज और उसकी स्पीड में बहुत चेंज है, और ये मिड रेंज के कंप्यूटर्स कहलाते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के बाद का कंप्यूटर है। और यहाँ पर इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बनाया जाता है, जिसके द्वारा इसमें डेटा प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होती है, और इसमें डेटा स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अधिक होती है। यदि हम फीचर की बात करें तो मेन फ्रेम से ये कंप्यूटर क्या होता है, कम होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से इसका जो साइज है वो बड़ा होता है। तो ये बेसिक इसके फीचर्स हैं कि बेसिकली हम साइज और स्पीड की बात कर रहे हैं तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा होगा और स्पीड भी इसकी बड़ी होगी। नेक्स्ट कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं जो एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, और एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक्चुअल में मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक बड़ा कंप्यूटर का रोल प्ले करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बेसिकली यूज़ किया जाता है एज ए सर्वर वगैरह हम बनाते हैं सर्वर के रूप में, क्योंकि सर्वर ही एक ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे लोग उस पर डेटा को रिट्रीव करते हैं, तो वो उसको उतनी फास्ट और उतनी कैपेसिटी की होनी चाहिए जहाँ पर डेटा को हम स्टोर कर सकें। तो बड़े बड़े ऑफिस में जो सर्वर का जो कॉन्सेप्ट है, मेट्रोपोलियन एरिया सर्वर की यदि हम बात करें, एक एक बड़े बड़े कंट्री में एक जो सर्वर है वो सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही बनाया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, तो इसमें जो फीचर्स हमने बता दिया कि बहुत सारे हंड्रेड ऑफ पीपल कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियस कैलकुलेशन रिमोटली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। ये एक्चुअल में सर्वर का कॉन्सेप्ट ही है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं जो एक साथ प्रोसेस करते हैं, जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़े रूम की ज़रूरत है जहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो सके, बड़े रूम में ही, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। तो इस प्रकार से मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है और इसका बेसिकली यूज़ सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर बहुत ही लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और इसका उपयोग जो है बेसिकली साइंटिफिक एप्लीकेशन या साइंटिफिक रिसर्च वर्क में किया जाता है। जो पहला सुपर कंप्यूटर 1960 में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ने डिफेंस में यूज़ किया था, और इस सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक साथ एक से ज़्यादा कैलकुलेशंस प्रोसेसिंग कर सकता है। एक समय में बहुत सारे टास्क को असाइन करने पर भी वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कर सकता है, और इस प्रकार से सुपर कंप्यूटर की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, कैलकुलेशंस की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ इसमें हम बोल सकते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हम बात करें वेदर फोरकास्टिंग की, सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात करते हैं, या साइंटिफिक रिसर्च की यदि हम बात करते हैं, इन सभी जगह पे सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा होती है, और उन डेटा के एनालिसिस करना और उसको प्रोडक्शंस करने के लिए हमको हाई स्पीड कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और वो पॉसिबल है सुपर कंप्यूटर के द्वारा। यदि हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये फीचर्स जो है एरोस्पेस, ऑटोमेटिव, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इन सब जगह सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग जैसे हमने बताया, एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च सेंटर में जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर बड़े रिसर्च होते हैं उस जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में अल्ट्रा सुपर कंप्यूटर्स है, जहाँ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है उस जगह पे सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और
हमारे यहाँ की जो एक्चुअल में सुपर जो कंप्यूटर है जिसका जो परफॉर्मेंस होता है वो 128 गीगा फ्लॉप, और इसमें डेटा बस जो होता है 32 या 64 बिट्स का डेटा बस यूज़ होता है। अभी और नए एडवांस सुपर कंप्यूटर में इसकी स्पीड भी और बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में कि कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ब्लॉक डायग्राम हमने कंप्यूटर का देखा, कंप्यूटर की टाइप देखा फंक्शनलिटी वाइज, और कंप्यूटर की टाइप हमने देखा उसके साइज और स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो थैंक यू।